नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 फरवरी 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट आप जान लो। जो अभी 25 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए प्रीलिम में बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप मेंस पे ऑप्शनल पे फोकस कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए इसको साइड में रख दो, ओनली अभी प्रीलिम पे फोकस करो। आपका टारगेट अभी होना चाहिए प्रीलिम निकालना, ठीक है। मेंस के लिए जितना टाइम दे दिया है, जितना टाइम आपने ऑप्शनल के लिए दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इन सबको साइड में रख दो, अब ओनली आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम। करंट अफेयर है 1.5 साल का, वापस रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और रिसेंट करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसको साथ में पढ़ते रहो, और साथ ही साथ में जो बुक्स है उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अभी ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो रिवीजन पर होना चाहिए, नई चीज़ पढ़ने पर अभी ज़्यादा ध्यान मत दो। तो अब हमारा करंट अफेयर डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। ये पेज पहले में जो आर्टिकल दिया हुआ है ये इलेक्शन से रिलेटेड है। अभी दिल्ली में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, वहाँ पर आम आदमी पार्टी है वो इलेक्शन हार गई है, बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी है। अब इसके लिए अलग अलग डेली आर्टिकल आएंगे, 10 दिन तक डेली आर्टिकल आएंगे। तो क्या हमें इन आर्टिकल को पढ़ना है? भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और आप मीडिया वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आपको मीडिया पर्सन बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। यूपीएससी क्यों नहीं पढ़ना है? यूपीएससी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि दिल्ली जो इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती। इसमें यूपीएससी कभी नहीं पढ़ती है और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स है उसको साइड में रखो, आपका काम होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारी चीज़ें पढ़ो। अगर यहाँ पे जिक्र होता इलेक्शन कमीशन का तो उसे हम पढ़ते, ठीक है। इलेक्शन फेलियर का होता तो हम पढ़ते, इलेक्शन कैसे होता है वो सब चीज़ें पढ़ते, ईवीएम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती तो वो हम पढ़ते। बट कौन जीता कौन हारा ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। बट इससे रिलेटेड अगर एक और आर्टिकल कहीं हमें देखने को मिलता है, आगे और देखने को मिलेंगी जहाँ पर हार के असली कारण हो। जैसे कि पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि फ्री बीज की वो राजनीति होती है, जैसे फ्री में चीज़ें दी जाती है। आम आदमी पार्टी बोलेगी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे, 10,000 आपके अकाउंट में दे देंगे। फिर बीजेपी आएगी वो बोलेगी हम इतने दे देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, ये सारी चीज़ें फ्री है। तो वो फ्री की चीज़ें उसका क्या नुकसान होता है, फ्री की चीज़ें क्यों नहीं देनी चाहिए, क्यों वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये देश को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, ये हमारे लिए काम की चीज़ें, ये हमारे मेंस में काम आ सकता है। और एथिक्स ऐसे में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें काम की है। बट इससे जो ये आर्टिकल है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके कहीं पर भी काम आ सकती है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी इलेक्शन से रिलेटेड है। क्या मुद्दा है? मुद्दा सिंपल सा ये है कि अभी आपको पता है कि जो दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि विमेन जो महिलाएं हैं वहाँ पर जो महिला को कहाँ कहाँ पर जो इलेक्शन होता है उसमें चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में वोट देने का वो भागीदारी कौन से देश में कब दी गई थी, तो इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ी बहुत डिस्कस करी गई है कि कौन सा देश था जहाँ पर सबसे पहले महिलाओं को अलाउ किया गया है कि वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। कौन सा देश था वहाँ पर महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, ये कब किया गया था, कौन से देश में किए गए थे, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। तो क्या ये फैक्ट याद रखने हैं? देखो इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं ना वो बहुत ही बारीक फैक्ट है। यूके के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बेसिक फैक्ट है। बहुत ही कम चांस है कि ऐसा हम इस फैक्ट को कहीं पे भी यूज कर पाएंगे। जैसे कि ये देखो, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1918, इसके तहत मेल की एज कितनी होनी चाहिए? 21, और महिला की जो पुरुष है उसकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, महिला की एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये कौन रूल लेके आया था? ये ग्रेट ब्रिटेन लेके आया था। तो ये फैक्ट को आप कहाँ यूज करोगे? नहीं कर पाओगे। अब ऐसा कहीं लिखना हो, बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, पर वहाँ पे कुछ लिखना हो, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिटेन वगैरह की बात करते हैं, वो काफ़ी डेवलप कंट्री है, फिर वो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप खुद देखिए कि आपके देश में 1918 तक महिला को पूर्णतः वोट देने का अधिकार नहीं था, तो आप कैसे कर सकते हो? हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, कुछ बड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा आप मरे फैक्ट देने हो तब ऐसे पॉइंट यूज कर सकते हो। बाकी आपके पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने को पड़ी, तो इनको चीज़ों में क्यों पढ़ना है, चीज़ें की देखने की जरूरत नहीं है। बट ये है ना, यहाँ पे ये पिटकैन द्वीप है, ये लोकेशन देख लो इसकी, ये है पिटकैन द्वीप, यहाँ पर है। ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन वगैरह कहीं पे भी आ सकती है। तो ये हवाईयन आइलैंड है, फिजी है, पिटकन है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये लोकेशन थोड़ी बहुत है वो हमारे काम की होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो कोई काम की है नहीं। भारत में 1920 में सबसे पहले जो त्रावणकोर रियासत थी यहाँ पर महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ये थोड़ा बहुत ये चीज़ याद रखना कि भारत में सबसे पहले कौन सी रियासत थी
जिसने वोटिंग राइट महिलाओं को दिया था? भारत में कौन सी रियासत थी जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग राइट दिया था? तो वो त्रावणकोर रियासत थी। कौन सी रियासत थी? त्रावणकोर रियासत थी जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग राइट दिया था। बाकी ये सारी चीज़ें आपके काम की है नहीं, ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा डीप फैक्ट है। यहाँ पर ये त्रावणकोर रियासत है। आज का जो केरल है ना, केरल कुछ कर्नाटक का हिस्सा, ये त्रावणकोर के अंतर्गत आता है। ये कोचीन आ गया, ऊपर ये सब मद्रास प्रेसिडेंसी आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और न्यूजीलैंड वगैरह ये फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बात करें तो अगला जो हमारा आर्टिकल है एक रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट का नाम है? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति साइड रिपोर्ट है। साइड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइड की फुल फॉर्म देख लो। एस का मतलब होता है स्टेटस, आई का मतलब होता है इंडियाज, डी का मतलब होता है डिजिटल, और ई का मतलब होता है इकोनॉमी। स्टेटस, इंडियाज, डिजिटल, इकोनॉमी, साइड रिपोर्ट। तो अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि बार बार ये जो रिपोर्ट न्यूज में आती है, अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट आती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की इंडेक्स है, ये समय समय पर न्यूज में आते हैं। तो क्या सारे जो इंडेक्स आते हैं, सारी रिपोर्ट आती है, ये हमें तैयार करने की आवश्यकता है? ये हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा होता है। तो अब इसको कैसे डील करें? क्योंकि एक साल में आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब तक कम से कम नहीं है तो 1000 ऐसी रिपोर्ट और इंडेक्स है वो न्यूज में रहते हैं, तो सबको हम याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप एक नोटबुक उठाओ, ठीक है, उसमें आप देखो कि इंपोर्टेंट इंडेक्स कौन से है। अब इंपोर्टेंट इंडेक्स का कैसे पता चलेगा कि उन्हें रिलीज कौन कर रहा है, वो किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है? WHO का कोई रिपोर्ट है, UN की कोई रिपोर्ट है, UNDP की कोई रिपोर्ट है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, इस प्रकार की कोई बड़ी रिपोर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस रहता है, काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में रहती है, ऐसी रिपोर्ट है, उसके तो सारे पॉइंट होने चाहिए। उसके क्या क्या पॉइंट याद होने चाहिए? सबसे पहले उसे कौन रिलीज करता है। कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हो, कोई भी इंडेक्स पढ़ते हो, सबसे पहले उससे रिलीज कौन करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें क्या क्या बातें करी गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट है तो उसकी ये चीज़ भी याद रखना, उसके पैरामीटर क्या क्या है। पैरामीटर मतलब वो जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है वो किस आधार पर की गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है, जैसे साइड रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, साइड रिपोर्ट में जैसे कर्नाटक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम ये कैसे तय करेंगे कर्नाटक ने अच्छा परफॉर्म किया है, गुजरात ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये कैसे तय करेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे कि कुछ पैरामीटर होते हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डिजिटल इकोनॉमी कैसी, ये सारी चीज़ें देखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक इंसान हो, आप कॉलेज या स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? आपके नंबर देखूंगा तभी बता पाऊंगा ना। तो नंबर ही आपके क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। तो वैसे जो इंडेक्स होते हैं, बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं, उनके आपको पैरामीटर पता होने चाहिए। बड़े इंडेक्स है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उन सारे के याद रखने। फिर छोटे छोटे जो आते हैं उनके कौन रिलीज करता है, इतनी ही चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ आप रटने नहीं बैठोगे। तो अब हम इसके बारे में बात करें तो ये कैसे पता करेंगे ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है या नहीं है। अब इसका पता करने के लिए सबसे पहले इसे रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। तो एक मिनिस्ट्री के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जा रहा है, मतलब इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें इस स्टार की बात करें तो इसे 5 आउट ऑफ 2.5 स्टार दे सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बिल्कुल इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगी, और ऐसा भी नहीं है कि 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो इसको आधार मानते हुए हम बात करते हैं भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में। ये रिपोर्ट है साइड 2024 में रिलीज करी गई। सबसे पहले इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया है? पहला पॉइंट, इसे कौन तैयार करता है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा तय किया जाता है। पहला पॉइंट लिख लो, रट लो। साइड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? साइड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो साइड रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है। साइड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा साइड रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये बाकी यहाँ पे क्या दी गई है, इस चीज को छोड़ो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, साइड रिपोर्ट पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा साइड रिपोर्ट रिलीज की जाती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इसके की फीचर क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इसकी मुख्य विशेषता? पहला पॉइंट, ये भारत की डिजिटल स्थिति के बारे में बताती है।
डिजिटल स्थिति मतलब भारत में कितने डिजिटल लोग जुड़े हुए हैं, इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं, कितने लोग डिजिटली काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो ये जो रिपोर्ट है इसने बताया कि भारत है वो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी है। हम इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करें तो भारत 5वें नंबर पे आता है, 5th पोजीशन पे आता है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी की, तो डिजिटल इकोनॉमी में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन डिजिटल इकोनॉमी। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला, इसे कौन रिलीज करता है, पब्लिश बाय माइटी मिनिस्ट्री। दूसरा पॉइंट, ये बात करता है भारत की डिजिटल स्थिति के बारे में। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया है वो तीसरे सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है, किसके बाद में, अमेरिका और चाइना के बाद में। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, याद हो गया। क्या ये पॉइंट याद रखना है, G20 देशों में व्यक्तिगत डिजिटलीकरण में भारत का 12वां स्थान है। ये पॉइंट याद रखना है, मत रखो मत रखो पॉइंट को याद। क्यों इस पॉइंट को याद नहीं रखना है, G20 देशों के बारे में बात हो रहा है, व्यक्तिगत डिजिटलीकरण के बारे में बात हो रहा है और 12वीं रैंक दी गई है। क्या आप सोच के देखो ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा, इतनी सिंपल सी डिटेल आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे तो बहुत बड़े लेवल पे है, इसका तो मेंस में भी यूज कर सकते हो, इस पॉइंट को आप मेंस में भी यूज नहीं कर सकते, कहाँ यूज कर लोगे और याद कहाँ आएगा। तो छोड़ो, 2 पॉइंट है, माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत है वो भारत की डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करता है, डिजिटल इकोनॉमी की स्थिति के बारे में बात करता है। ये इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की स्टेटस के बारे में बात करता है। तो इसने क्या बात करी कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी आती है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये देखेंगे नहीं, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे तीसरा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में योगदान। डिजिटल अर्थव्यवस्था ये हमारी जीडीपी में किस प्रकार से भूमिका निभाती है। ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है, हमारी देश है जो कितना ग्रोथ कर रही है, उसमें डिजिटल इकोनॉमी है वो क्या भूमिका निभाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, योगदान के बारे में बात हो रही है। अब योगदान के बारे में बात कैसे कर सकते हैं, बात करें योगदान की तो बात करते हैं 2022-23 की, जब 2022 और 23 में ये जो डिजिटल इकोनॉमी है इसका योगदान कितना था भारत की इकोनॉमी में, 11.74% था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 13.42% हो गया। तो क्या ये पॉइंट हमें याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है। ऐसे याद मत रखो कि कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, आप ऐसे याद रख सकते हो डिजिटल इकोनॉमी का भारत की इकोनॉमी में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है कि उसका भारत की ग्रोथ व्यवस्था में, भारत की ग्रोथ रेट में, भारत की जीडीपी में एक अच्छा खासा योगदान है जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है। अगर मेंस में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि डिजिटल इकोनॉमी का भारत की ग्रोथ रेट में, भारत की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान है जो पिछले कुछ सालों की तुलना में अभी बढ़ गया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और अगर डेटा लेना हो तो भारत की ग्रोथ में 5 से 10% के बीच में इसका योगदान है, जो कि बढ़ के 10 से 15% के बीच में हो गया है। ऐसे एग्जैक्ट डेटा याद भी नहीं रही तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है जी, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये योगदान है ना, ये बढ़ के 20% हो जाएगा। कब, 2030 तक। 30 तक ये योगदान कितना हो जाएगा, 20% बढ़ सकता है। सिंपल चीज समझ में आ गई। कंट्रीब्यूशन इंडिया का इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो अभी 11% था जो कि बढ़ के हो गया 13%, और 30 तक कितना हो जाएगा, 20% योगदान हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है। चीज क्लियर हो रही है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रमुख योगदानकर्ता, मेजर कंट्रीब्यूटर। अभी हमने क्या क्या बातें करी है हम बात कर रहे हैं साइड रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, साइड रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको रिलीज कौन करता है, जारी कौन करता है, तो हमने बात करी थी माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये भारत की डिजिटल स्टेटस के बारे में बात करती है, जो कि 3rd स्थान पे भारत आता है। दूसरा पॉइंट याद रख लेना। तीसरा पॉइंट क्या बात करी इसने, तीसरा पॉइंट बात करता है कि जीडीपी में कितना योगदान है, तो जीडीपी योगदान इसका बड़ा है, इसकी ग्रोथ देखी गई है। पहले था 11% जो कि 13% हो गया, तो ग्रोथ देखी गई है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया है। उसके बाद में चौथा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। बट ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी में किसका सबसे ज्यादा योगदान है, अब इसको एग्जांपल से समझ लो।
ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका गांव है, उस गांव में आपके परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान है, इस गांव के डेवलपमेंट में आपके परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान है, बट आपके परिवार की जो ग्रोथ है ना, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने पहले बात कर रहे थे भारत की इकोनॉमी में किसका, डिजिटल इकोनॉमी का कितना योगदान है, उसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे डिजिटल इकोनॉमी है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। अब इसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो है पारंपरिक आईसीटी। अब आईसीटी क्या होता है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की बारे में बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, ऑनलाइन सारा काम होता है, इसका सबसे बड़ा योगदान है। डिजिटल इकोनॉमी पूरी चलती ही इस पे है कि ऑनलाइन पूरा काम हो। आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ा योगदान है वो डिजिटल आईटी का है, मतलब जो ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर उसका है। उसके बाद में बिग टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान देखा जाता है। टोटल है वो 2% योगदान है ये बिग टेक कंपनियों का देखा जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? आईटी कंपनियां हैं। उसके बाद में बड़े बड़े जो टेक कंपनी हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय असमानता के बारे में, स्टेट लेवल डिस्पैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है? ये पॉइंट कहता है कि ये डिजिटल इकोनॉमी है, ये भारत में लगातार बढ़ रही है, बट कुछ राज्य हैं वहाँ पर असमानता देखी जाती है। असमानता मतलब डिस्पैरिटी देखी जाती है। अब ये डिस्पैरिटी कैसे होती है? कुछ राज्य लाइक गुजरात के बारे में बात कर लो, कर्नाटक के बारे में बात कर लो, ठीक है, ये कुछ साउथ के राज्य, महाराष्ट्र के बारे में बात कर लो, हरियाणा के बारे में बात कर लो, ये राज्य ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने हरियाणा का नाम क्यों लिया? हरियाणा भी डिजिटल इकोनॉमी में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। ये गुड़गांव वगैरह है ना, ये अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खराब कौन से परफॉर्म कर रहे हैं? बिहार, ठीक है, यूपी और वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये जो राज्य हैं ये काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर असमानता भी देखी जा रही है। कुछ राज्य लाइक कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, ये राज्य बहुत अमीर हैं, यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। कुछ राज्य हैं वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया? ठीक है जी। मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ली कि ये डिजिटल इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? आईटीसी सेक्टर का है, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। उसके बाद में बिग टेक कंपनियां होती है, इसका भी अच्छा खासा योगदान है। फिर हमने स्टेट वाइज डिस्पैरिटी के बारे में बात करी, किस प्रकार से राज्य स्तरीय भेदभाव दिखाई देता है। ठीक है जी। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं चिप्स फ्रेमवर्क के बारे में। चिप्स फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? इसका मतलब है कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट, सस्टेन। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि डिजिटल जो इकोनॉमी है उसके 5 स्तंभ हैं, इसके 5 पिलर और 15 इंडिकेटर है। क्या आपको ये 5 स्तंभ और 15 इंडिकेटर याद रखने हैं? ये अगर ये वर्ड याद होता है चिप्स और इसके जो 5 है तो आप याद रख सकते हो, इसका आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर शॉर्ट में आपको आंसर देना है तो इस प्रकार जो चिप्स टर्म है वो काफ़ी काम आ सकती है, तो उसको तो याद रख लेना। बट आपको लगता है कि ये याद नहीं रहने वाले हैं तो फिर इतना हेडेक नहीं लेना है, भाई याद ही नहीं रहे, आप पीछे पढ़ के याद कर रहे हो तो फिर इतना डीट में जाना नहीं है। तो बट 5 टर्म है। चिप्स का मतलब होता है कनेक्ट, कनेक्ट मतलब डिजिटल इकोनॉमी में कनेक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। फिर हार्नेस, संसाधनों को बढ़ाने की बात कर रही है, संसाधनों का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसके बारे में होनी चाहिए, मतलब जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए, संसाधन है उसका जो उपयोग हो रहा है काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, इफेक्टिवली उपयोग होना चाहिए। उसके बाद में इनोवेशन के बारे में बात करें तो डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अच्छी अच्छी नई प्रकार की टेक्नोलॉजी बनानी है जिसका अच्छे से उपयोग किया जाए। फिर बात करता है प्रोटेक्ट के बारे में, जो डिजिटल जो हमारा डेटा है उसको सुरक्षित किया जाए, इंश्योर किया जाए कि हमारा डेटा है वो सिक्योर रहे। फिर सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करिए कि डिजिटल ग्रोथ है वो सस्टेन हो, वो आगे से बढ़ती जाए। तो ये इसके 5 फ्रेमवर्क के 5 पिलर है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी के प्रमुख चालक की, ड्राइवर के बारे में बात करते हैं। कोई भी गाड़ी है उसका मेन ड्राइवर कौन है? तो डिजिटल इकोनॉमी की मेन ड्राइवर कौन है? मेन ड्राइवर है डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप मान लो कि आपके पास में बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रेन वगैरह है, अगर वो रोड नहीं है तो वो गाड़ियाँ कोई काम की है नहीं है, बिल्कुल काम नहीं आएगी। तो किसी भी चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो है उसके लिए वो बेसिक साधन, वो चीज़ होगी तभी वो परफॉर्म कर पाएगा। तो किसी भी चीज़ के परफॉर्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। तो सेम चीज़ लागू होती है डिजिटल इकोनॉमी पर भी। तो डिजिटल इकोनॉमी पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। तो ये इसका मेन की ड्राइवर है। तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या?
सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट इंटरनेट के लिए लेके आई है भारत नेट परियोजना। अब ये भारत नेट परियोजना है क्या, भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना लाई गई है। इस परियोजना में क्या होता है, इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट है वो पूरे देश को एक इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ना चाह रही है। 5G ये इंटरनेट कनेक्शन होगा, इसके माध्यम से देश को वाईफाई से जोड़ा जाएगा और पूरे देश को 5G इंटरनेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये भारत नेट परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार का उद्देश्य है। तो ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, डिजिटल इकोनॉमी का, जो डिजिटल अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके साथ ही साथ में छोटे व्यवसाय होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए भी ये जो भारत नेट प्रोग्राम है और जो डिजिटल इकोनॉमी है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी मानी जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और इसने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है और डिजिटल इकोनॉमी इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। 2024 में है ये कुछ इतने स्टार्टअप है वो फंडिंग भारत ने प्राप्त करी है। स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा फंडिंग देखने को मिली है और ये जो स्टार्टअप है इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि अभी भारत में स्टार्टअप की एक वेव आ गई है और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। जितने ज़्यादा स्टार्टअप होंगे, जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। 50-50 सालों के तक आप पढ़ाई के पीछे पड़े रहते हो, नहीं, 2-5 साल पढ़ाई को दे दो, सिलेक्शन होता तो ठीक है, नहीं तो सोचो यार कोई बिजनेस करने पर फोकस को, अपना कुछ खुद का करो, किसी को रोजगार देने की सोचो। आप किसी के अंडर में रोजगार लेते हो, इससे बेटर है किसी को रोजगार देने की सोचो। तो ये हाँ 5-6 साल तैयारी कर लो अच्छे से, आप एक बार दे दो, तैयारी हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके पीछे मत पड़े रहो, जिंदगी मत बर्बाद कर दो। हाँ कुछ अपना खुद दिमाग लगाओ और कुछ ना कुछ धंधा सेट करो, वही बात है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जा रही है। फिर डिजिटल वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात हो रही है। हम स्टार्टअप के अंदर ये बात कर रहे थे डिजिटल इकोनॉमी के, हम बात कर रहे थे कि उसके ड्राइवर कौन कौन है। तो पहले इनमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी, फिर स्टार्टअप के बारे में बात करी, फिर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वित्तीय समावेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूपीआई है, जनधन योजना है, इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सारी बात करी हमने इस स्कीम के बारे में। ये जो रिपोर्ट आई थी यहाँ पर ये सारी बातें की गई है। निष्कर्ष में बस यही है, डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी और ये समावेशी, ये बहुत चीज़ें जरूरी है, ये इंक्लूजन ग्रोथ को बढ़ावा देगी। तो ये चीज़ें इस प्रकार से आप ये आर्टिकल का एंड कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर हैं वो विलुप्त हो गए हैं। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, पहले हम बनाते हैं मैप। ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप, ये भारत का मैप, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर 110 जो ग्लेशियर है वो पहले थे, ठीक है। 110 ग्लेशियर वो विलुप्त हो चुके हैं। पहले कितने थे? पहले थे 1988 से 2020 के बीच में 110 ग्लेशियर है वो विलुप्त हो गए। आगे हम देखेंगे कुछ नंबर से 700 ऐसे थे, अभी बच के 600 ऐसे कुछ बचे हैं। तो 110 ग्लेशियर है वो विलुप्त हो गए। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे, ये प्रीलिम के लिए ज़्यादा काम का है, कुछ पॉइंट है इसकी वो मेंस में भी काम आ जाएंगे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि पहली बात तो ग्लेशियर होते हैं क्या, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना, 2 वर्ड यूज हुए, GIS और रिमोट सेंसिंग। अब ये GIS और रिमोट सेंसिंग होता है क्या? अगर प्रीलिम में पूछ लेता है, कई बार प्रीलिम में पूछा जाता है कि GIS का उपयोग क्या होता है। जियो सैटेलाइट वगैरह होते हैं ना, और रिमोट सेंसिंग होता है, मतलब रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से पूरा चेक किया जाता है, एरिया वाइज चेक किया जाता है। तो अब अगर प्रीलिम में पूछ ले कि इसका उपयोग कहाँ है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि इसका उपयोग है वो, मतलब बेनिफिट बता सकते हो कि ग्लेशियर विलुप्त हो रहे हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ग्लेशियर को चेक करने के लिए एनवायरमेंट में भी इसका प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने इसको बस इसीलिए हाईलाइट किया है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं, ये न्यूज़ वगैरह का कोई मतलब नहीं है। मैंने इन वर्ड को इसलिए हाईलाइट किया है ताकि इसके बारे में पूछा जाए, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो आप है ना इसका उपयोग बता सकते हो। वहाँ पे उस टाइम कई बार हम क्या बोल देते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाता है ना कि आप IAS क्यों बनना चाहते हो, ठीक है, हमें पता ही नहीं, हम वही घिसे पिटे वर्ड बोलते रहते हैं, हमें देश की सेवा करनी, ये करनी नहीं भाई, उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती। तो वैसे अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हो, IT वगैरह आपने कुछ करी हुई है, तो वहाँ पर आपको पूछ ले कि भाई GIS इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो वो आपने कॉमन 2-4 वर्ड रट रखे होंगे,
कि सैटेलाइट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब सैटेलाइट इमेजरी में यूज़ कर सकते हो, तो नहीं, कुछ एडवांस लेवल पे भी आप सोच सकते हो कि एनवायरनमेंट में भी इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे कि ग्लेशियर जो चेक करते हैं, ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं कितने नहीं पिघल रहे, वहाँ पर भी इसका यूज हो सकता है। तो एक अलग हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, पूरा जो डायमेंशन है वो हम चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया कि 1988 से 2020 के बीच में, 1980 से 2022 के बीच में, 2020 के बीच में 100 ग्लेशियर है, 100 ग्लेशियर है, वो पिघल चुके हैं, वेनिस्ड हो चुके हैं लास्ट 32 ईयर में। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, रिसेंटली स्टडी वगैरह की गई थी, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हम बात कर लेते हैं ये जो स्टडी की गई थी इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। चर्चा में इस वजह से एक स्टडी करी गई थी, उस स्टडी में देखा गया कि 110 ग्लेशियर है वो पिघल गए अरुणाचल प्रदेश की। ये तो पॉइंट था, हमारी न्यूज़ थी, इसको साइड में रख दो। इस अध्ययन में क्या क्या बातें करी गई थी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बात करी गई है ये पॉइंट क्या आपको याद रखने, डायरेक्ट एग्जैक्ट याद नहीं रखना कि कितने सालों में कितने पिघले हैं कितने नहीं पिघले हैं, जो इसको एग्जाम्पल के रूप में याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, प्रीलिम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कितने ग्लेशियर है वो लास्ट 20 सालों में पिघले हैं 10 सालों में पिघले हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम में अलग लेवल से क्वेश्चन बनेगा, मेंस में आप यूज कर सकते हो कि हम बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका असर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं उसका असर एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो हमारा क्या एक डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एक डायमेंशन चेंज हो जाता है। फिर हम एग्जांपल देख के लिख सकते हैं कि एक रिसेंट में एक स्टडी करी गई थी, वहाँ पर ये पाया गया था कि लास्ट 23 साल में, ऐसे लिख सकते हो लास्ट 10-20 सालों में अरुणाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर थे 110 ग्लेशियर है वो पिघल गए थे। अगर 110 डेटा भी याद न रही तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर है वो लास्ट 10 या 20 सालों में पिघल गए हैं। अब एग्जैक्ट डेटा रहे तो बढ़िया है कि लास्ट 20 सालों में 100 ग्लेशियर पिघल गए थे, न भी रहे तो ऐसे आप एग्जाम्पल देख के लिख सकते हो। तो ये जो सारे पॉइंट होते हैं उनको एक एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो, आपके आंसर को बहुत अच्छा दिखाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। पर ऐसे आपको लगता है कि नहीं प्रीलिम के लिए डेटा रटेंगे या एग्जैक्ट डेटा रट लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहनी नहीं है। तो यहाँ पर यही डेटा दिया गया है, ग्लेशियर की संख्या में कमी कितने थे, 756 थे, 756 थे, और कितने रह गए हैं 646 रह गए हैं, मतलब कितने हो गए 110 कम हो गए हैं। इतना एरिया था 500 इतना था, कम हो गया कितना हो गया इतना हो गया, 47% है वो एरिया कम हो गया है। तो इसको कैसे याद रखना है कि जो ग्लेशियर का जो कवर किया हुआ था उसमें भी कमी देखने को मिली, जितना भी ग्लेशियर कवर किया गया था उसमें भी कमी देखने को मिली है, ठीक है। या ये ऊंचाई पर किया गया है, इतनी ऊंचाई पे कमी देखने को मिली है। खतरा क्या है, खतरा वही है कि झील वगैरह वो पीछे हट गई है, तो ये सारे खतरा देखने को मिल सकते हैं। बस ये की फाइंडिंग थी हमारी। की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी क्या है, डिक्रीज द नंबर ऑफ ग्लेशियर, कितने कम हुए वो हम बात कर चुके हैं। लोकेशन एंड एल्टीट्यूड, इतने एल्टीट्यूड पे ये सारी चीज़ें कम हुई है। रिस्क बढ़ गया है क्योंकि ये पिघल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर लेक आउटब्रेक होता है, आगे हम बात करेंगे ग्लेशियर लेक आउटब्रेक क्या होता है, वो खतरा भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी हिमालय के बारे में। ये जो हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये कहाँ पर पिघले हैं, तो ये हिमालय से पिघले होंगे ना अरुणाचल प्रदेश में, और तो क्या हिमालय ही तो है, मतलब हिमालय रीजन है तभी तो पिघले हैं। तो ये हम कहाँ की बात करें, जैसे ये मान लो यहाँ पर हमारा है सिक्किम, ठीक है। ये फिर दूसरा मैं मैप बना लेता हूँ, ये यहाँ पे मान लो ये पूरा भारत का है, ये यहाँ, तो यहाँ हमारा सिक्किम है। यहाँ से लेके ये जो रीजन है ना, इस यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की कितना एरिया टोटल 720 किलोमीटर तक फैला हुआ। हिमालय अलग अलग रीजन में है, इसे उत्तरी हिमालय कहा जाता है, फिर ये मिड हिमालय आ गया जो नेपाल वाला है, और इसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से फैला हुआ है, ये तीस्ता रिवर, सिक्किम की जो तीस्ता रिवर यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है, टोटल 720 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसे असम हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर असम की सटा हुआ है, तो इसे असम हिमालय भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ की हम बात करें, यहाँ का ये क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमसे समझ लिए। अब एक यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, ग्लेशियर स्ट्रीट क्या होता है, रिट्रीट क्या होता है, ग्लेशियर रिट्रीट होता क्या है, रिट्रीट, ये वर्ड को याद रखना। ग्लेशियर रिट्रीट क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जब ग्लेशियर की बर्फ है वो तेजी से पिघलने लगती है और उसका आकार घट जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को ग्लेशियर रिट्रीट कहा जाएगा। क्या वर्ड है, वर्ड हमारा है ग्लेशियर रिट्रीट। किसे कहा जाता है, तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ग्लेशियर की जो बर्फ होती है वो पिघलती है,
पिघलने के बाद में ग्लेशियर का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है और इसे कहा जाता है ग्लेशियर रिट्रीट। पॉइंट समझ में आ गया? ये वर्ड यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा सीधा, ग्लेशियर रिट्रीट इवेंट जो चर्चा में थी क्या है, ऐसा करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लेशियर पिघलता है और इसका आकार घट जाता है, ये ग्लेशियर रिट्रीट है। क्यों पिघलता है और ये किसका संकेत देता है? पिघल रहा है इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों पिघल रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ये संकेत दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है जी। हिमालय में ये खतरनाक गति से हो रहा है। जो हमारा हिमालयन रीजन है यहाँ पर ये बहुत ही फास्ट रीजन से देखा जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है और जो हिमालयन रीजन है वहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ के जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघलते जा रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव, पहले तो हम कारण के बारे में बात करते हैं कि क्यों पिघल रहे हैं। जो भी ग्लेशियर है वो सिकुड़ रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा जिसके कारण ये पिघल रहे हैं। कारणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। लगातार वैश्विक तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा। पहला कारण आपको समझ आ गया। व्हाट इज द ग्लेशियर रिट्रीट? इंग्लिश मीडियम वालों देख लो, ग्लेशियर रिट्रीट इट इज अ प्रोसेस, इट इज रेफर टू द प्रोसेस वेयर ग्लेशियर श्रिंक ड्यू टू फास्टर मेल्टिंग कंप्रेस्ड द न्यू स्नो एक्यूमुलेशन। मतलब स्नो के एक्यूमुलेशन के कारण ग्लेशियर है वो पिघल जाता है। जो भी प्रोसेस है उसके कारण ग्लेशियर पिघल जाता है और वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसे कहा जाता है ग्लेशियर रिट्रीट। बात समझ में आ गई आपको? फिर हमने बात करी थी कोज के बारे में, क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है वो मुख्य भूमिका निभाता है ग्लेशियर जो बर्फ को पिघलने के लिए। फिर हम बात करते हैं वर्षा के पैटर्न। वर्षा का जो पैटर्न है, रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आ रहा है। बदलाव के कारण क्या हो रहा है? बदलाव से क्या होता है कि वर्षा या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। कम होने से क्या होगा कि टेम्परेचर वही जो बढ़ जाएगा तो भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा होगी तो बर्फबारी भी ज़्यादा होगी तो ये संख्या बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती है। तो कम है वो ज़्यादा प्रभावित करती है, कम है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। फिर होता है ब्लैक कार्बन जमाव। अभी ब्लैक कार्बन जमाव क्या होता है? आपने देखा होगा इंसान जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, एंथ्रोपोलॉजी एक्टिविटी कहा जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हम प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न करेंगे जिससे क्या होगा, बर्फ़ की जो चादरें होती है ना, बर्फ़ की चादरें होती है वो जल्दी से अवशोषित हो जाती है। अब ये कैसे होती है कि इससे कारण क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे कारण ही बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे कारण ही हो रही है, जिससे क्या होगा बर्फ़ की जो चादरें होगी वो गर्मी के कारण पिघल जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। और ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि हिमालय जो बर्फ़ है, ग्लेशियर है, वो पिघलेंगे। तो पहला क्लाइमेट चेंज है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज, वर्षा का पैटर्न है, ब्लैक कार्बन जमाव है, इसके कारण वो होता है, उसके कारण वो होता है। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा वर्षा के पैटर्न में चेंज नहीं आएगा, अगर ब्लैक कार्बन जमाव नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। तो एक दूसरे से जुड़े हुए, ये अगर वो घटना नहीं होगी तो वो घटना नहीं होगी। तो एक दूसरे से वो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, मतलब वहाँ से तितली उड़ी, पूरा पृथ्वी में विचलन आ गया, वैसा ये घटना हो रही है। अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। फिर कुछ साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन है कि कुछ इवेंट तो होंगे ही होंगे। जैसे आपने देखा होगा ना एक टाइम में कि वो कोल्ड वेव आ जाती है। आपने देखो ट्रंप बहुत ज़्यादा यूज़ करता है कि कोई ग्लोबल वार्मिंग वगैरह नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या होता है, एक टाइम के बाद में अचानक गर्मी बढ़ती है, एक टाइम के बाद में अचानक सर्दी बढ़ जाती है, ये कुछ टाइम के बाद में ये घटनाएं होती रहती है। तो ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, इसे क्लाइमेट चेंज नहीं कहा जाता, ये ट्रंप कहता है। और ट्रंप क्यों कहता है? क्योंकि वो सन की है, उसको एनवायरनमेंट वगैरह से मतलब है नहीं, उसको बस जो भी है वो चीज़ चलती रहनी चाहिए, सारी पॉलिसीज के वो खिलाफ चलता है, इसलिए वो ऐसी बात करता है। तो कुछ रियल में ऐसे कारण भी होते हैं, नेचुरल कोज भी होती है जिसके कारण घटनाएं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा अर्थक्वेक की घटना है, वो नेचुरल घटना है। ये हमारी वोल्केनिक एक्टिविटी है, ज्वालामुखी है, वो हमारी प्राकृतिक घटना है। तो वो तो घटित होगी और उसके कारण जो नुकसान होने वाला है वो तो होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार जो बर्फ पिघल रही है उसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि ढलान, किस प्रकार से ढलान बनी हुई है। अगर ढलान बहुत तीव्र है तो वो पिघलेगा, थोड़ा पिघला तो वो नीचे आ जाएगा। फिर चट्टान का प्रकार, किस प्रकार की चट्टान, ऊबड़ खाबड़ है, किस है, वो भी सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो ये काफ़ी उसको वहाँ की स्थिति है, वहाँ का स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है कि क्या चीज़ होने वाला है। ठीक है, अब व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर लार्ज स्नो होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो फॉर्म होकर जमा हो जाते हैं, इससे क्या कहा जाता है? इसे ग्लेशियर कहा जाता है।
ग्लेशियर कैसे फॉर्म होते हैं? बर्फ के टुकड़े बड़े बड़े आकार की एक जगह से जम जाते हैं, फिर वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई पर होते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें घटित होती है और वो ग्लेशियर बन जाता है। और लंबे समय तक वहाँ पे अगर ठंड पड़ी रहेगी और बर्फ़ वहाँ पे पड़ी रहेगी तो वो भी ग्लेशियर का आकार लेगी, तो इसे कॉम्प्रेशन भी कहा जाता है, मतलब एक जगह संकुचन, संघनन भी कहा जाता है। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर बड़े बड़े बर्फ के पिंड हैं, टुकड़े हैं, जो लंबी गति से एक दूसरे के नीचे बढ़ते रहते हैं। और इसमें प्राकृतिक नेचुरल जो मीठे पानी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें होता है, क्योंकि वो बर्फ़ जम रही है, बारिश के कारण जम रहा है, तो मीठा पानी होता है उसमें, खारे पानी की संभावना बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ये जलवायु चक्कर वगैरह के कारण वहाँ पे जमते रहते हैं। क्या क्या कारण है? पहले तो एक्यूमुलेशन, संचयन होता है, लंबे समय से बर्फबारी होती है, वो जमा हो जाती है, इसके कारण भी ग्लेशियर बन जाते हैं। संघनन, कंपनसेशन हो जाता है, बहुत समय तक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो दबाव के कारण वो जम जाएगी, उसके कारण भी होता है। ग्लेशियर मूवमेंट, ग्लेशियर होते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ढलान में आ जाते हैं, तो इसके कारण भी ग्लेशियर वो बन जाते हैं। ठीक है, फिर होता है अपक्षय, अपक्षय मतलब बर्फ के कारण ये पिघल जाते हैं। ऊपर वाले 2 कारण जिसके कारण बन रहे हैं, नीचे वाले 2 कारण जिसके कारण से नुकसान हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। तो बनते कैसे, नष्ट कैसे होते हैं, ये 2 चीज़ें इसमें बात करी गई है। फिर इंडिया में कुछ मेजर ग्लेशियर के बारे में बात करिए, तो जैसे यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में। ये भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर का लंबा है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद में गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, गंगा नदी कहाँ से उद्गम होता है, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उसके बाद में जेमू ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में, सिक्किम में यानी पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है जेमू। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में। हमने बात करी थी तीस्ता रिवर, वो इसके आसपास से होती है। ये राथोंग ग्लेशियर है, ये भी कहाँ? सिक्किम में, और तीस्ता नदी यहीं से ओरिजिनेट होती है। फिर हम बात करते हैं मिलम ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। गौरी गंगा रिवर है ना, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर है पिंडारी ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ये बहुत ही अच्छी ट्रेकिंग साइट है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं तीसरा ध्रुव, मतलब थर्ड पोल है, उसका महत्व क्या है? जैसे कि अपन बात करते हैं 2 पोल कौन कौन से हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में आपको पता होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज़्यादा क्या है? बर्फ़ है, ग्लेशियर है, वहाँ पर एकदम ठंडा एरिया है, वहाँ पर बर्फ़ ही देखने को मिलता है। तो थर्ड पोल कौन सा है? तो अगर आप नॉर्थ पोल, ये है ना, ये ग्लोब है, इन दोनों जगहों को छोड़ दो तो उनके अलावा सबसे ज़्यादा कहीं बर्फ़ देखने को मिलती है तो वो कहाँ है? वो हिमालय में है। इनके अलावा सबसे ज़्यादा जहाँ पर ग्लेशियर देखने को मिलते हैं तो वो हिमालय में है, इसलिए हिमालय को थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि 2 ध्रुव पहले से हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है। इनके अलावा सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ पाई जाती है वो हिमालय पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? हिमालय पे, इसलिए हिमालय को थर्ड पोल भी कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हिमालय में ध्रुवीय क्षेत्रों में बाहर सबसे अधिक ग्लेशियर है। ध्रुवीय क्षेत्र जो पोल है उसके बाद में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है वो कहाँ पर? हिमालय में है। 1.3 बिलियन लोग मीठे पानी के जल पर निर्भर करते हैं। जो जितने भी लोग हमारी पृथ्वी पर रह रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ तो इस पर डिपेंड करता है, वो मीठे पानी पे करते हैं। लेकिन इंडिया के लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मीठे पानी पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंडिया, हम किस पे डिपेंड करते हैं? मीठे पानी पे तो करते हैं। पिछली सदी में हिमालय का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी संभावना है कि ये 5 से 6% की सेल्सियस डिग्री से बढ़ता जा सकता है और वर्षा भी अधिक हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इंग्लिश में देखा तो हिमालय को थर्ड पोल कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यही कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है, इतने लोग मीठे पानी पर डिपेंड करता है, वो सारी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये न भी पढ़ोगे तो कोई काम की है नहीं, इतना नहीं भी पढ़ोगे तो कॉमन बात है, बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं, थोड़ा बहुत इतना आपको आइडिया वैसे होता है। इम्पैक्ट क्या होता है ग्लेशियर? अगर ग्लेशियर है वो सिकुड़ रहा है, रिट्रीट हो रहा है, ग्लेशियर का रिट्रीट होना मतलब सिकुड़ रहा है, इसका प्रभाव क्या है? मीठे पानी का संकट हो जाएगा, मीठा पानी नहीं मिलेगा, ग्लोव का जोखिम हो जाएगा। ग्लोव मतलब क्या होता है? ग्लोव मतलब होता है कि जो ग्लेशियर के आसपास में लेक बनी होती है, बर्फीली कोई लेक होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है। फिर क्या होता है, वहाँ पर कंकड़ पत्थर वगैरह जमने से वो जो पानी होता है वो अचानक से बाहर आ जाता है, तो एक फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये मान लो ये ऊंचाई पर एक झील बनी हुई है, ये ग्लेशियर है, ऊंचाई पर है, हिमालय का आसपास का रीजन है, ऊंचाई पर यहाँ पर एक झील बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो आसपास में पानी जाने की व्यवस्था है नहीं, मतलब कहीं पानी जा नहीं सकता है,
और इसमें पानी का अच्छे से वो बढ़ गया, स्तर बढ़ गया है, कंकड़ पत्थर के स्तर बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, ये बाढ़ का रूप लेके बाहर आ जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्लोफ। तो ये जो ग्लेशियर की झीलें होती हैं ये अचानक से बाढ़ के रूप में बढ़ जाती है और इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्लोफ कहा जाता है। इसके कारण सिक्किम में पिछली बार जो 2023 में आई थी तो 55 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये भी किसके कारण होता है, ये ग्लेशियर के कारण होते हैं। ग्लेशियर पिघलेगा, पानी इसमें आएगा, पानी इसमें बाहर निकलेगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये भी ग्लेशियर सिकुड़ने के कारण होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, इकोसिस्टम होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, बाढ़ ज़्यादा आएगी, वो पानी कम हो जाएगा, तो वो पूरा एक दूसरे से खोज करता रहेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन भी छुपा होता है तो वो भी बाहर आ जाता है, तो वो वापस रिपीट होता जाएगा, ओजोन पे नुकसान करेगा, तो वो साइकिल बन जाएगा। जैसे कि तापमान बढ़ा उसके कारण बर्फ पिघला तो यहाँ से कार्बन आया और तापमान बढ़ा पिघला, तो इस प्रकार से एक साइकिल बना जाएगा, तो और भी ज़्यादा चीज़ें आगे बिगड़ती जाएगी। ये सारी चीज़ें बात करी गई है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, फ्रेश वाटर क्राइसिस आ जाएगा, इंक्रीज ग्लोफ रिस्क हमने बात करी थी। ग्लेशियर लेक होती है वो नुकसान कर जाती है, बढ़ जाता है, फ्लड आ जाती है तो नुकसान हो जाता है, और इससे क्या होगा, इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज द ग्लोफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लोफ का मतलब होता है ग्लेशियर लेक, जो ग्लेशियर की झील होती है वो आउटबर्स्ट हो जाती है और एक बाढ़ का रूप लेती है। कैसे होती है कि पानी में मलबा जम जाता है, अचानक पानी आ जाता है जिससे वो आसपास के अवरुद्ध हो जाती है, पानी बाहर बाढ़ के रूप में जाएगा तो वो फैल जाएगी। तो ये इसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसे कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, ये अरुणाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर पिघले हैं उससे रिलेटेड था। ये आर्टिकल पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, ट्रंप साहब ने कहा है गाजा स्ट्रिप के बारे में। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बहुत बार न्यूज़ में रह चुकी है। हम चीज़ें क्या पढ़ेंगे, हम इसके लोकेशन देखेंगे, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन आए ना आए, प्रीलिम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है। लोकेशन हमारे काम की है। सबसे पहले ये इंडिया पे जो इस मुद्दे को साइड करो, ये जो है ना यूक्रेन को छोड़ो, इजराइल, ठीक है, हमास, ये जो इनके बीच में तनाव चलता रहता है। फिर ले लो अभी लेबनान को भी बीच में इन्वॉल्व हो गया था। ये इनके बीच में जो तनाव हो रहा है इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक अच्छा टॉपिक है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम सिंपल शब्दों में समझें, बाकी तो और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहता है भारत का। यहाँ पर व्यापार चलता है अलग अलग देशों के साथ में, तो भारत इनका स्टैंड ले तो ये अरब देश नाराज हो जाए, अगर इजराइल का स्टैंड भारत ले तो अरब देश नाराज हो जाए, और अरब का ले तो इजराइल नाराज हो जाए, तो दोनों के साथ संबंध बढ़ाना, तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। अभी हम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो भारत का एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। आई का मतलब होता है इंडिया, एम का मतलब होता है मिडल ईस्ट, और एम का मतलब मिडल ईस्ट, ई का मतलब यूरोप, सी का मतलब होता है कॉरिडोर। आई में हमारा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया की मुंबई से, यहाँ से समंदर के होते हुए हम कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हम यूएई में। यूएई की एक सिटी है जबेल अली, यहाँ पर जाएंगे। इस सिटी का नाम याद रखना, और कहाँ जाएंगे वो भी याद रखना, कहाँ पर लोकेटेड है वो भी याद रखना। मेंस में प्रीलिम में काम आ सकता है इसकी लोकेशन। यूएई में गए, यूएई से हम होते होते कहाँ जाएंगे, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर सिटी कौन सी, ये यूएई की सिटी है अल गुफेत, इसका जो भी नाम है आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, गुआफैत ऐसा नाम है इसका। उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हम सऊदी अरेबिया में। यहाँ पर है हराद सिटी, ये सऊदी अरेबिया की सिटी के नाम याद रखना, कौन से देश की सिटी है वो याद रखना, प्रीलिम में क्वेश्चन काम आ सकता है। उसके बाद में रियाद में गए, और यहाँ से होते होते हम कहाँ चले गए, ये सऊदी अरेबिया की अल हदीदा सिटी, यहाँ पर चले गए। उसके बाद में हम इजराइल गए, इजराइल से होते हुए ग्रीस चले जाएंगे। तो हमारा एक कॉरिडोर है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हमारा जो सामान है ईजिली यहाँ भेजना है। पहले हम कैसे भेजते थे, यहाँ से होते हुए, रेड सी से होते हुए, यहाँ पे इनसे होते हुए यहाँ पे ऐसे भेजते थे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यूएई भेज दिया, सऊदी अरब भेज दिया, इजराइल भेज दिया, और फिर समुद्र से होते हुए ग्रीस भेज दिया। तो यूरोप को हम कवर कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, नया एक रास्ता जुड़ेगा तो और देश भी जुड़ जाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होगा, हमें चीज़ें मंगवानी ईजी हो जाएगी और भेजनी भी ईजी हो जाएगी। तो ये इस पर्पज से ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आई मेक इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और इंडिया के लिए बहुत किफ़ायती प्रोजेक्ट है, इंडिया के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, इसके लिए चलाया जा रहा है। तो लेकिन अब इजराइल वगैरह में टेंशन चली जाती है, अगर ये बढ़ रही टेंशन ये खत्म नहीं होती है तो वो नुकसान हमारे लिए है, क्योंकि
इजराइल सपोर्ट करेगा तो ये दोस्त विरोध कर लेंगे, अगर ये सपोर्ट करेंगे तो इजराइल विरोध कर लेंगे। सेम ऐसा हो रहा है हमारे ईरान के साथ में। यहाँ पर है ईरान, भारत क्या जाता है, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए हमारा यूरोप के साथ में एक प्रोग्राम चलाना है, सॉरी प्रोजेक्ट को बढ़ाना है, एक पूरा रास्ता बढ़ाना है। बट अगर इसमें ईरान क्या होता है, ईरान के साथ व्यापार करें, अमेरिका नाराज हो जाता है, तो ये हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये बहुत टेंशन रहती है। सिंपल में मैंने इसलिए बताया है कि अगर हमें कहीं देखो बात करते हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, मरने मरने तो सालों को आपस में लड़ रहे, मरेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता, उसका प्रभाव भारत पे पड़ता है। हमारे ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेंशन होगी, तो वो इस अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ऑयल को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो टेंशन होती है, ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं, हम किसी का स्टैंड नहीं ले सकते हैं। टेंशन कहीं पे भी हो, उसका असर एक दूसरे से पड़ता है। आज जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का टाइम है। वैश्वीकरण में ऐसा नहीं है कि चाइना का अगर असर आएगा तो उसका असर इंडिया में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक करी हुई है, ठीक है, उसमें बच से नहीं चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। यह है इजिप्ट, ठीक है, यहाँ पर है ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर इजिप्ट का एक पेनिनसुला है, ठीक है, इजिप्ट पेनिनसुला यहाँ पर जो है ना ये है स्वाइन पेनिनसुला कहा जाता है, स्वाइन पेनिनसुला, ये किसका, इजिप्ट का है। एक बार जब युद्ध हुआ था तो ईरान ने इस पे, सॉरी इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इजिप्ट ने बोला नहीं बाप जी, माता पिता भगवान इजराइल साहब, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें माफ़ कर दो और हमारा जो आपने जगह ली है ये हमें वापस कर दो। पहले तो ये सारे देश इजराइल, सॉरी इजिप्ट है, ठीक है, जॉर्डन है, सीरिया है, ये सारे अरब देश मिलके इजराइल पे अटैक कर दिया। इजराइल को बोला अब तो हम ठोक देंगे, क्योंकि इनको लगता है हम 5-10 देश हैं, इजराइल एक इतू सा देश है, छोटा सा बच्चे जैसा देश है, अकेला हमारा क्या उखाड़ लेगा। बट इजराइल निकला सलन की, इन सबको ठोक दिया और जो इजिप्ट था ना इसकी जगह ले ली, ज़मीन भी ले ली, तो बाद में इसको हाथ जोड़ने पड़े। तो वो कौन सी ज़मीन ली थी, वो स्वाइन पेनिनसुला का लिया था, जो इजिप्ट का पार्ट था वो इजराइल ने ले लिया था, बाद में इजराइल ने इसको वापस दे दिया था, एक संधि के तहत इसे वापस दे दिया था। तो वो यहाँ पर है, यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप। अभी जब इजराइल पर अटैक हुआ था तो ये गाजा से हुआ था। ये है वेस्ट बैंक, ठीक है, तो ये वेस्ट बैंक और ये जो गाजा के लोग हैं इन्हें ही कहा जाता है पैलेस्तीनी। अब ये पैलेस्तीनी कौन है, पैलेस्तीनी एक मुस्लिम जो मुस्लिम धर्म है उसके अंतर्गत एक समूह आता है, तो ये पैलेस्तीनी कहा जाता है, वो यहाँ रहता है। यहाँ पर है जेरूसलम। अब जेरूसलम है वो इजराइल की कैपिटल है, और यहाँ ये ईसाइयों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो जूस है, जो इजराइल में रहते हैं उन्हें जूस कहा जाता है, ये भी ईसाई का एक संगठन, मतलब ईसाई के अंतर्गत ही निकला हुआ है, ठीक है। तो ये इस जूस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ईसाइयों के लिए भी है, और साथ ही साथ में मुस्लिम के लिए भी है। मुस्लिम कहते हैं हमारे लिए है, वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, तो सब इसके लिए लड़ रहे हैं। पर अभी किसके पास है, अभी इजराइल के पास में है, ठीक है। तो अलग अलग मंदिर यहाँ पे बने हुए, जो भी सारी चीज़ें वो अलग बात है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर है, ये है वेस्ट बैंक के, ये गोलन हाइट है, ये क्यों चर्चा में है, ये किसका है, ये लेबनान का है, सीरिया का है, थोड़ा लेबनान का पार्ट है, थोड़ा सीरिया का है। तो ये भी इजराइल ने ले लिया था इनसे, क्यों लिया था, इजराइल ने इस देशों ने अटैक किया था ना, तो इजराइल ने इजिप्ट का भी कुछ भाग ले लिया, ये गोलन हाइट को भी अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। बाद में इन्होंने कहा बोला भगवान माफ़ कर दो, गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं करने चले, ठीक है। यहाँ पर ये डेड सी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड है, लोकेशन काम की चीज़ें, इसको आप पता रखना। राफा क्रॉसिंग ये कहाँ पर है, राफा क्रॉसिंग देख लो, ये जगह है राफा क्रॉसिंग। ये कौन सा देश है, इजिप्ट है, ठीक है। ये है रेड सी, यहाँ से होते हुए कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो यहाँ से स्वेज कैनाल से होते हुए यहाँ से लेके हम मेडिटेरियन सी में ले जाते हैं। ये स्वाइन पेनिनसुला जिस पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर है अलकाबा, जो एक है ना खाड़ी है, बे ऑफ अलकाबा, वो यहाँ पर है, और यहाँ पर वो बना हुआ है जिसकी हम बात करें राफा, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना राफा क्रॉसिंग, वो कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। ये अफ्रीकी देश है, ये एशिया का है, इन दोनों को राफा क्रॉसिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर राफा क्रॉसिंग बना हुआ है। ये कुछ लोकेशन है, ये आपके लिए काम की हो सकती है। उसके बाद में यूपीआई के बारे में बात हुई है, क्या हुई यूपीआई के बारे में बात, डिजिटल पेमेंट बढ़ गया है, उसमें यूपीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऑब्वियस चीज़ पता है, नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद में बात करते हैं मणिपुर म्यांमार शरणार्थी संकट। म्यांमार में अभी युद्ध चल रहा है, म्यांमार में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, तो वो बेचारे डर के मारे कहाँ आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है। काफ़ी शरणार्थी है वो मणिपुर में आ रहे हैं, तो हमारी डेमोग्राफी है वो बदल रही है, ये एक टेंशन की बात है, ये एक संकट की बात है, तो गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है। तो चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिसके कारण से विशेष रूप से मणिपुर में काफ़ी लोग हैं वो मणिपुर में शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है। बात करें, ये हमारे चीज़ काम की नहीं है, हम बात कर लेते हैं ये शरणार्थियों के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं, शरणार्थी कहाँ किसको जाता है,
और ये अगर कहीं देश में जाते हैं इनके साथ क्या होता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन के बारे में, क्या होता है शरणार्थी सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन। तो यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में बात करें, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में, 1951 में इसे साइन किया गया था। ये एक बहुपक्षीय संधि है, बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देशों ने मिलकर इस संधि को, इस ट्रीटी को साइन किया था, इसलिए इसे बहुपक्षीय संधि भी कहा जाता है। ये क्या काम करती है, ये कोई भी देश के शरणार्थी होते हैं, जैसे अभी म्यांमार में इन लोगों को मारा जा रहा है, तो ये भाग के कहाँ आएंगे, ये दूसरे देश में जाएंगे। 1971 में जब पाकिस्तान और जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, वहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो काफ़ी सारे बांग्लादेशी थे वो भारत में आए थे, तो वो शरणार्थी के रूप में आए थे। रोहिंग्या जब भारत में आए तो वो भी शरणार्थी है। तो शरणार्थी क्या होते हैं, जो किसी भी कारण के, क्या क्या कारण हो सकते हैं, जाति की वजह से, अलग एक जाति बहुत ज़्यादा संख्या है, एक जाति की संख्या कम है, तो जो कम संख्या वाले लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो बच के दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वो शरणार्थी होंगे। धर्म के आधार पर, जैसे कोई देश है वहाँ पर हिंदू कम है मुस्लिम ज़्यादा है, तो मुस्लिम है वो हिंदुओं को मार के वहाँ से भगा देते हैं, या फिर हिंदू ज़्यादा मुस्लिम कम है तो हिंदू मिल के मुस्लिमों को भगा दे, तो ये भी धर्म के आधार पे होगा। राष्ट्र के आधार पे हो गया है, राजनीति के आधार पे हो गया। तो किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति उत्पीड़ित होकर, परेशान होकर दूसरे देश में भागता है, सुरक्षा के लिए भागता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उन व्यक्तियों को रेफ्यूजी कहा जाएगा, उन व्यक्तियों को शरणार्थी कहा जाएगा। शरणार्थी समझ में आ गया। 1947 के टाइम में जब पाकिस्तान से भारत में लोग आए थे तो वो शरणार्थी थे, ठीक है, ओके। इसके लिए ये 1951 में एक संधि भी बनी हुई है, वो सारी बात करती है। फिर एक प्रोटोकॉल भी है 1967 का एक प्रोटोकॉल है। इसमें यूरोप के जितने देश हैं ना, जो जिसने इनको साइन किया है, उन देशों के लिए ये है कि उनको शरणार्थियों की रक्षा करनी होगी, इसके बारे में एक परिभाषा बनाई होगी, ये सारी चीज़ें की जाएगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन है, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कई सारे संगठन हैं जिनका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या काम करता है, जीवन को बचाने का काम करता है, शरणार्थियों की सुरक्षा करता है और बेहतर भविष्य के लिए काम करता है। ये यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। ये डिफाइन करती है हु इज़ द रेफ्यूजी, और जो किसी देश में जाएगा तो होस्ट देश के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बात करता है। फिर साथ ही साथ में एक्सक्लूजन क्लोज के बारे में बात करता है, किस प्रकार से इन्हें बाहर रखा जाता है। ये प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, ये प्रोटोकॉल के बारे में बात करता है, ये सारी चीज़ें। मणिपुर में संकट क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ये सारे डेटा नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसको। परिभाषा क्या है, ये चीज़ याद रखो, मेंस में अगर परिभाषा लिखनी हो तो आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए। शरणार्थियों की परिभाषा के बारे में बात करें तो 1951 के जिनेवा सम्मेलन के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी और वजह से उत्पीड़ित होकर भय के कारण सुरक्षा के लिए जब दूसरे देश में जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, शरणार्थी कहा जाएगा। सिंपल भाषा में शरणार्थी किसे कहा जाएगा। अगर आपको 1951 का जिनेवा सम्मेलन याद नहीं रहे, ऐसे लिख सकते हो, मेंस में अगर क्वेश्चन आए कि शरणार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पे आप शरणार्थियों के बारे में परिभाषा देख के इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि शरणार्थी वह व्यक्ति है जो किसी भी कारण से प्रताड़ित होकर, दुखी होकर दूसरे देश में जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से शरण लेने के लिए जाता है, उसे क्या शरणार्थी कहा जाता है। तो एक कानूनी परिभाषा है, ऐसे देख के आप शुरू कर सकते हो, इंट्रोडक्शन कर सकते हो। बात करें भारत में शरणार्थियों के लिए क्या क्या नियम बने हुए, क्या क्या कानून है, तो भारत में कोई स्पष्ट कानून शरणार्थियों के लिए नहीं बनाया गया है, और ना ही भारत ने ये जो शरणार्थी का सम्मेलन था ना यूनाइटेड नेशन का, इसको साइन किया है, और ना ही इसका जो प्रोटोकॉल बना हुआ था 1967 का, 1967 का जो प्रोटोकॉल था उसको भी भारत ने साइन नहीं किया है। भारत ने क्यों नहीं साइन किया है, क्या कारण था भारत का कारण यही था कि हम इसको साइन तो कर लेते हैं। जब 1971 में 1971 में जब बांग्लादेश से ये लोग भाग के भारत में आ रहे थे, तो किसी भी देश ने हमारी हेल्प नहीं करी। कोई भी देश आके ये नहीं बोला कि बांग्लादेश से भारत में लोग आ रहे हैं तो आपके पास में पैसों की कमी होगी, आप पर बर्डन बढ़ गया होगा, तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। जब किसी देश ने हमारी हेल्प नहीं करी तो इसके पर साइन करने का फायदा है क्या, हम क्यों इस पर साइन करें। तो भारत को इससे संदेह होता है, कि अगर हमें इसने साइन कर लिया ना, तो बाहर के देश है वो छोटी मोटी बातों पर भारत में इंटरफेयर करेंगे, तो भारत अपनी जो इंटीग्रिटी है, जो देश की सोवरेनिटी है, यूनिटी है,
उसको तोड़ना नहीं चाहता, उसे ब्रेक करना नहीं चाहता था, बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता था, इसलिए भारत ने इसे साइन नहीं किया है। ठीक है, ये सारी बात इसमें करी गई है। उसके बारे में बात करें, अब हमने ये सारी चीज़ें बात करी है, अब हम लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भारत का नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ठीक है, यहाँ पर ये म्यांमार है। अब म्यांमार की सीमा किन किन देशों से लगती है, किन किन राज्यों से लगती है? भारत के कौन कौन से राज्य? सबसे पहले मिजोरम आ गया, उसके बाद में मणिपुर आ गया। ये लोकेशन कैसे समझना है? MZ का मतलब होता है मिजोरम, जेड मतलब ठीक है। मणिपुर का होता है MN, एन पहले आ गया तो ऊपर आ जाएगा, MZ भी नीचे आएगा। मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद में कौन सा आएगा? उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन देशों से सीमा लगती है। तो किन किन देशों से लग रही है सीमा? म्यांमार की, तो म्यांमार की सबसे ज़्यादा लग रही है अरुणाचल प्रदेश से, कितनी? 520 किलोमीटर। उसके बाद में नागालैंड 215 किलोमीटर, उसके बाद में मणिपुर 398 और मिजोरम 510 किलोमीटर। इस प्रकार से इसकी सीमा लगती है म्यांमार की, भारत के इन राज्यों से सीमा लगती है। मणिपुर की सीमा किस किस से लगती है? यहाँ पर यह मणिपुर है, तो किस किस से? एक तो नागालैंड से लगेगी, म्यांमार से लगेगी, मिजोरम से लगेगी, और पीछे कौन सा देश, कौन सा राज्य आ जाएगा? असम से भी लगेगी। ठीक है, तो इन से मणिपुर की सीमा लगती है। सेम नागालैंड वगैरह सीमा पता होनी चाहिए, भारत की कौन से राज्य की किससे सीमा लगती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, म्यांमार में क्या कारण है? कारण वही है, तख्ता पलट हो गया है, आपस में लड़ाई चल रही है, अलग अलग ग्रुप रहते हैं वहाँ पे, जैसे कि कुकी रहते हैं। ठीक है, अलग अलग सारे रहते हैं, तो एक दूसरे पर मारने उतरे, मैतेई है, कुकी है, अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं, तो वो एक दूसरे को मार रही है, और जो जीत रहा है वो, जैसे कुकी कम है तो कुकी को मारा जा रहा है, और वो भग के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। तनाव के कारण अलग अलग है, वो चलते रहते हैं, हमारे काम की चीज़ें है नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे रोका जा सकता है? UN को इंटरफेस करना चाहिए, मानव को सुरक्षा प्रोवाइड करिए, मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो आप सहायता प्रदान कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करके हेल्प करनी चाहिए, इस जो भी मुद्दा चल रहा है उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारत के हित में अगर म्यांमार में टेंशन होगी तो भारत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि भारत है और जो भी आसियान के देश है उनके साथ में बेहतर समझौते के लिए कोशिश कर रहा है, तो म्यांमार उसके लिए गेटवे साबित हो सकता है। तो म्यांमार के लिए शांति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा म्यांमार के साथ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, तो इसलिए म्यांमार में ये शांति व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड था। उसके बाद में इंडिया के ग्रीन सिग्नल के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में आर्टिकल है, पॉइंट नहीं थी तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंडोनेशिया, मैप देखेंगे, बाकी चीज़ हमारे काम की नहीं है। मैप आप ये देख लो, ये इंडोनेशिया जकार्ता है। ठीक है, ये मलेशिया ऊपर है, यहाँ पर नीचे सिंगापुर आ गया है। ठीक है, ये इंडोनेशिया का ही है मैप पूरा, यहाँ पर ये भी इंडोनेशिया ही है। ये कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी है। यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये तिमोर लेस्टे है। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, किन किन देशों से लगती है, कितने द्वीप है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है। ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। ठीक है, कम दूरी पर निशाना लगाने के लिए इसे डेवलप किया गया है। तो ये कम दूरी की हल्की पोर्टेबल मिसाइल है। इसे स्पेस क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। हम आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ये एक हल्की पोर्टेबल मिसाइल है। ये पॉइंट सारे याद रखना, यह एक हल्की पोर्टेबल मिसाइल है। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सारे पॉइंट याद रखना, मेंस में नहीं आएगा। इंडायरेक्ट मिसाइलों पे नहीं आता कभी भी कि ये मिसाइल क्या है क्या नहीं, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, और जो जहाज वगैरह होते हैं हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। पॉइंट याद हो गया। व्हाट इज द, ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज है, लाइट वेट है, पोर्टेबल, सरफेस टू एयर, हवा में मार गिराएगी तो सरफेस टू एयर, नीचे बैठे बैठे ऊपर उड़ा दो। तो ये भी चीज़ याद रखना, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, या एयर टू एयर है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके बाद में डिजाइन किसने करा है? DRDO के द्वारा इसे तैयार किया गया है। विशेषता क्या है? DRDO के साथ में हैदराबाद में रिसर्च सेंटर, उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। रेंज कितनी है? 8 किलोमीटर की रेंज में गिरा सकता है। हमला कितना ऊंचाई तक कर सकता है? 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कर सकता है। ये थ्रस्ट सॉलिड मोटर पे काम करती है। ये कुछ डीप पॉइंट हो गए, वो याद नहीं रखोगे भी तो चलेगा, ठीक है, इतने डीप में भी याद रहेंगे भी नहीं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है? तो रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम में इसमें उपयोग किया गया है। मतलब मिसाइल को ये बैलेंस करता है, ऊपर जाएगी तो बैलेंस तरीके से अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ना पढ़ोगे तो चलेगा। कितना क्या है, कैसे टारगेट करेगी, इतनी सिंपल चीज़ें हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है वो भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में है।
गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाई गई है जिसमें इंडिया की जो लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, राजस्थानी, ठीक है, अलग अलग जितनी भी भाषा है, कोंकणी, उन सबको भारतीय भाषाओं में लिखा जाएगा, अलग अलग भाषाओं में लिखा जाएगा और उनको डिजिटल रूप दिया जाएगा और बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये योजना है भारतीय भाषाओं की विविधता, हमारे जो देश की लैंग्वेज है, जो भी हमारे देश की लैंग्वेज है, अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की लैंग्वेज है, उसकी विविधता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भाषा की विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है भारत में, तो विविधता को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। नोडल मिनिस्ट्री का मतलब ये होता है कि इसके लिए काम कौन करेगा, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री इसके लिए काम करेगी। क्या टारगेट है? डिजिटल पुस्तकें हैं, वो अध्ययन की सामग्री है, वो भारतीय भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी, ये इसका टारगेट है। ये अस्मिता स्कीम है, अस्मिता स्कीम की हम आगे बात करेंगे, उसका ही एक पार्ट है, ठीक है। अस्मिता स्कीम बहुत बड़ी अम्ब्रेला, एक पूरा छाता है, उसकी एक जो छड़ी होती है ये पूरा छाता है, ये देख लो, ये पूरा अम्ब्रेला है, ठीक है, ये इसका डंडा है और ये है ना, तो अस्मिता एक पूरा अम्ब्रेला है और इसका ये जो भाग है ये कौन है? ये भारतीय भाषा जो योजना है वो है, ठीक है। अस्मिता के बारे में बात करें तो इस पहल के तहत भारत की जो 22 भाषाएं हैं, इसके लिए 22,000 पुस्तक की लिखी जाएगी और 5,000 वर्षों में से 500 वर्षों में से 5 वर्षों में से तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब करेगी थी? 2024 में करेगी थी। कौन सी मिनिस्ट्री? जो शिक्षा मंत्रालय है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन्होंने यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया था। यूजीसी क्या करेगी? यूजीसी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए एक समिति बनाएगी और उस समितियों को बोलेगी कि आप है क्या करो, जितनी भारतीय भाषा है उन पर एक अलग अलग बुक लिखो और उस बुक को डिजिटल रूप देके स्टूडेंट के बीच में भेजो ताकि भारतीय भाषा हैं उनको प्रमोट किया जा सके। ये सारी चीज़ें होगी। तो क्या किया जाएगा? डिजिटली पाठ्य पुस्तक बनाई जाएगी, अलग अलग बुक छापी जाएगी डिजिटल रूप से, ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में इसमें छापी जाएगी, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, ये भी बेनिफिट होगा कि लोगों को जागरूकता मिलेगी, अपनी भाषा में ज्ञान मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। शैक्षिक जो असमानता है, कई बार क्या होता है कि आप है ना गुजरात में पढ़ा रहे हो लेकिन पढ़ा इंग्लिश में रहे हो, गुजराती बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो है ना वो पीछे रह जाते हैं, तो असमानता रह जाती है। जो असमानता उसको दूर करने के लिए लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। शिक्षा में समान अवसर प्रदान किया जाएगा, भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा और डिजिटल जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, मातृभाषा में पढ़ाई को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मुलेटेड पॉलिसी टू मैनेज सेक्रेड ग्रोव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राजस्थान में है ना सेक्रेड ग्रोव। सेक्रेड ग्रोव का मतलब होता है पवित्र उपवन। एक तो वो नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, ये अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। सेक्रेड ग्रोव का मतलब ये होता है हमारे आसपास की जो वन वगैरह नहीं होते, फॉरेस्ट वगैरह काफ़ी पवित्र होते हैं, तो उसे सेक्रेड ग्रोव कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो सेक्रेड ग्रोव होता है उसकी आप गवर्नमेंट बोला है कि आप इसे मैनेज किया करो, क्योंकि ये नष्ट हो गए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होंगे, तो आप इसे मैनेज किया करो, इसका ध्यान रखा करो। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा जो पवित्र उपवन होते हैं वो होते हैं, क्योंकि राजस्थानी लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये जो पवित्र उपवन होते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है गोल्डन हेडेड सिटोला। ये है ना ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब ऐसे एनिमल वगैरह है, बर्ड्स वगैरह है। ये देखी गई कहाँ पर देखी गई है? ये मिथिकेटन सोला नेशनल पार्क में देखी गई है। अब ये मिथिकेटन नेशनल पार्क है कहाँ पर, कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कौन से राज्य में है? ये केरल राज्य में, केरल का जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? हाथी के गलियारे हैं। इसे 2003 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से वन देखने को मिलते हैं? सदाबहार, जो मतलब पूरे साल यहाँ पे बारिश, वो क्या बोलते हैं, एक तो जो पतझड़ होते हैं, मतलब उस पर पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, ऐसे होते हैं, पर यहाँ पर जो होते हैं सदाबहार वन है, एनी टाइम यहाँ पर पत्ते रहते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है? यहाँ पे शेर देखने को मिलता है, शेर पूंछ वाला बंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गौर है, जंगली सुअर है, सांबर है, ये चीज़ें सारी देखने को मिलते हैं। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लो कहाँ पर ये लोकेटेड है। ये इडुक्की केरला में है। 2003 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे लॉइन टेल्ड मकॉक, बंदर की जैसी मतलब शेर होता है वैसी पूंछ वाला मकॉक यानी बंदर देखने को मिलता है। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर टंग नेक टैक्स स्कीम के बारे में, जो टन भार जो कर योजना है, टन टैक्स स्कीम, इसके बारे में बात करें
तो कितने टन है माल वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उसके बारे में ये बात है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है? जहाजरानी मतलब शिपिंग मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये लाई गई है। कौन सा एक्ट है? हमारा जो पोर्ट एक्ट है, जो पोर्ट से रिलेटेड एक्ट है, उसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। तो याद नहीं होगा तो इतना माइंड में मत लेना, ठीक है। और उसके बाद में ग्रीस की लोकेशन देख लो, ये ग्रीस है, ठीक है। और ये कौन सा देश है? ये है मेडोसोनिया, मेडोसोनिया, सो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। ये अल्बानिया है, ये बल्गारिया है, और ये इसकी एथेंस सिटी जो कैपिटल है। तो ये पूरी यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये एगन सी है, ये आयोनियन सी है। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आप अटेंड कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।